Again, welcome to the Vasudev classes. Today we will discuss a numerical. Some student है 8 में, तो आज मैं कुछ आप लोगों से numerical डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ विद्यार्थीगण ने हमसे पूछा, तो हमने सोचा कि आप सब लोगों से भी साझा कर लिया जाए, उनको भी समझ में आ जाएगा और आप लोगों को भी समझ में आएगा। तो शुरुआत करता हूँ, उन्हीं के numerical हैं, उन्हीं के दिए हुए। पहला numerical मैं लेता हूँ कि which of the following charges can exist in nature। क्वेश्चन है which of the following charges exist in nature। कौन से चार्जेस जो हैं वो नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। 3 कंडीशन है इसकी कि पहला है जो दिया गया है वो है Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10 के पावर 10। दूसरा है Q इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 के पावर -20। और तीसरा है Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर -8। तो 3 कंडीशंस हैं यहाँ पे और क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन से चार्जेस जो है वो नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये पहले हम लोग को समझना होगा कि कौन से कॉन्सेप्ट का ये न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हमको किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये बात हमेशा दिमाग में आनी चाहिए कि ये किस कॉन्सेप्ट पे पूछ रहा है, इसका पूछने का मतलब क्या है। तो एक्चुअली अगर इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में कौन से चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको याद होगा कि मैं पहले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था कि चार्जेस जो होते हैं नेचर में वो कंप्लीट फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में, या हम लोग कह सकते हैं कि क्वांटाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पहले वीडियो में बताया था कि चार्जेस जो हैं वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि ये तीनों न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड है, ये तीनों न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्वांटाइजेशन का। अब क्वांटाइजेशन में मेन कॉन्सेप्ट क्या था? क्वांटाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि कंप्लीट फॉर्म में चार्जेस एग्जिस्ट करें। कंप्लीट फॉर्म में मतलब कि वो टूट के 2.5, 2.5 या 3.5 या 4.5 या इस तरह के चार्जेस 5.5 इस तरह के चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक कंप्लीट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो हम ये न्यूमेरिकल अब सॉल्व करेंगे। तो पहली कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन है Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10 के पावर 10। तो हमको ये देखना है कि ये चार्जेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है सिंपल सा, Q इक्वल टू NE, जिसमें N है नंबर ऑफ चार्जेस और E है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो हमको पता है कि जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन होता है उसका वैल्यू जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -90 ये होता है। और Q की वैल्यू दी हुई है तो हम वैल्यू रख देंगे। Q की वैल्यू दी हुई है 3.2 इंटू 10 के पावर 10। जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू आ जाएगा NE। तो ये हमारा है 3.2 इंटू 10 के पावर 10 इक्वल टू N इंटू E की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10 के पावर -90। तो इसको इधर लेते आएंगे तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 के पावर 10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 के पावर 90 इक्वल टू n। अब इसको सॉल्व करना है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 के पावर 10 प्लस का 90 डिवाइडेड बाई 1.6। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3.2 इंटू 10 के पावर 29 डिवाइडेड बाई 1.6। तो ये आपका नोट हो गया होगा आई थिंक। अब उधर नहीं तो मैं इधर मिटा करके इसको लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 3.2 इंटू 10 के पावर 29 डिवाइडेड बाई 1.6। तो ये जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू 10 के पावर 29।
ये किसकी वैल्यू है? ये है n की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कंप्लीट 2 के फॉर्म में है, 2.5 3.5 ऐसा नहीं है, यानी कि ये नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, इट कैन एग्जिस्ट इन नेचर। याद रखिएगा ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड में तो हालांकि आते ही। तो इस तरह के चार्जेस जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये पहली कंडीशन हमने सॉल्व की। अब आते हैं सीधे दूसरी कंडीशन पे। तो दूसरी कंडीशन भी सेम इस तरह लगेगा, Q इक्वल टू एन। Q की वैल्यू दूसरी कंडीशन की दी हुई है, मैं ये मिटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ये दूसरी वैल्यू दी हुई है Q की, तो Q की ये दूसरी वैल्यू दी हुई है 6.4 × 10⁻⁻20, तो हम लोग रख देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा 6.4 × 10⁻⁻20 इक्वल टू एन। ई की वैल्यू सेम 1.6 × 10⁻⁻90। सेम कॉन्सेप्ट का है न्यूमेरिकल। ये हो जाएगा 6.4 × 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई, नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻90 इक्वल टू n। अब उसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो 19 ऊपर चला जाएगा और प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.4 × 10⁻⁻20 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 1.6 इक्वल टू n। तो ये हो जाएगा 6.4 × 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 1.6। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻1, या इसको कह सकते हैं 0.4। तो आंसर आया हमारा 0.4। अब जाहिर सी बात है 0.4 जो है n की वैल्यू आई है 0.4। अब 0.4 मतलब वही टूटने वाला कॉन्सेप्ट आ गया भैया, कि हम तो पहले बोले थे कि टूट के नहीं जा सकता। अब 0.4 जाएगा तो इसका मतलब टूटेगा, ना तो 1 जा रहा है ना तो 2 जा रहा है, 0.4 जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इट कांट एग्जिस्ट इन नेचर। ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो 2 हम लोग देखे, तीसरा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। हालांकि ये 1.6 है और चार्ज भी 1.6 ही है ई वाला, तो काटेंगे तो 1 आएगा, तो ये जो है ये इसका जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ये साफ साफ दिख रहा है। तो आते हैं हम दूसरे न्यूमेरिकल पे। गुप्ता जी का न्यूमेरिकल है दूसरा वाला न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। गुप्ता जी ने भेजा है, तो बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल होगा, बहुत मन से पढ़ाई करते हैं गुप्ता जी। तो दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, गुप्ता जी द्वारा भेजा गया है। न्यूमेरिकल को मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 2 पिथ बॉल्स ईच वेइंग 10⁻³ kg, यानी 2 पिथ बॉल हैं जिनका वेट 10⁻³ है, दोनों का वेट 10⁻³ है क्योंकि बोला गया है ईच। 2 पिथ बॉल ईच वेइंग 10⁻³ kg। तो 2 पिथ बॉल है, तो एक को मैं मान रहा हूँ W1, तो ये हो गया W1 इक्वल टू 10⁻³ kg। दूसरा वाला भी सेम है, तो ये हो गया W2 इक्वल टू 10⁻³ kg। सीधी बात। उसके बाद बोला है कि ये दोनों जो बॉल हैं वो किसी थ्रेड से सस्पेंड किए गए हैं, यानी किसी थ्रेड से लटकाए गए हैं। उस थ्रेड की जो लंबाई है वो है 1.5 मीटर, सॉरी 0.5 मीटर। इस थ्रेड से लटकाए गए हैं, मैं मान ले रहा हूँ दोनों रॉड लटकाए गए हैं और 2 अलग अलग थ्रेड है, और लेकिन दोनों थ्रेड की जो लंबाई है वो 0.5 मीटर। 2 पिथ बॉल each weighing 10⁻³ kg are suspended some point by a means of silk thread 0.5 मीटर, ठीक। ऑन चार्जिंग द बॉल इक्वली, बॉल्स को इक्वल चार्ज किया गया है
जब बॉल्स को इक्वल चार्ज किया गया है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों बॉल्स पे वो इक्वल क्वांटिटी में होगा। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट अपना बना लेना, या यहीं से कॉन्सेप्ट हम लोग बनाते हैं। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश ना करो, जितना क्वेश्चन बोला गया है कम से कम वो पहले इमेजिन हो जाए। फिजिक्स को सॉल्व करने का पहला नियम है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है, जहाँ तक बोल रहा है वहाँ तक वो क्वेश्चन दिमाग में धंसा कि नहीं, इमेजिन हुआ कि नहीं, ये पहले बात आप लोग गौर करना। तो यहाँ तक क्वेश्चन हम लोगों को इमेजिन हो गया। क्या इमेजिन हो गया कि भैया एक सिल्क थ्रेड है, कितना बड़ा थ्रेड है, 0.5 मीटर का थ्रेड है, और दो अलग अलग थ्रेड हैं 0.5 मीटर के, और दोनों अलग अलग थ्रेड से दो बॉल्स को सस्पेंड किया गया है, दो बॉल्स को लटकाया गया है, और उन दोनों बॉल्स का जो वेट है वो है 10⁻³ kg। यानी इसका मतलब हो गया कि जो वेट है वो भी इक्वल। और अगला क्वेश्चन में बोला है बात कि इनको इक्वली चार्ज किया गया है। इक्वली चार्ज किया गया है इसका मतलब कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं, इक्वली चार्ज किया गया है, और ये बॉल जो है वो रिपेल करते हैं। जब चार्ज किया गया तो जाहिर सी बात है चार्ज आते ही वो अपने चार्जिंग की प्रॉपर्टी शो करने लगेंगे, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में कि चार्ज रिपेल कर रहे हैं, तो चार्ज रिपेल कर रहे हैं इसका मतलब है कि इनका जो नेचर है वो सेम है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव का है या तो नेगेटिव नेगेटिव। तो हम लोग रिपल्सन वाला डायग्राम बनाते हैं। और ये भी क्वेश्चन में बोला है कि रिपल्सन जो होता है इनके बीच का, तो इनके बीच जो रिपल्सन होने के बाद जो डिस्टेंस आती है वो 0.2 मीटर की आती है। हाँ, बोला है कि 2 pitch ball each weighing 10⁻³ kg are suspended some point by means of silk thread 0.5 meter long on charging ball equally. They are found to repel each other to a distance of 0.2 meter. Calculate the charge on each ball. ठीक, तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि इन दोनों बॉल्स को पहली बात तो इक्वल चार्ज किया गया है। इक्वल चार्ज किया गया है इसका मतलब है कि जो पहले बॉल का चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वही दूसरे बॉल के चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन होगा कितना मैग्नीट्यूड यही निकालना है। ये तो हम लोग बात है कि जो एक बॉल के चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वही दूसरे बॉल का चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन कितना मैग्नीट्यूड होगा यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भैया जो बॉल्स हैं वो रिपेल कर रहे हैं, और रिपेल करने के बाद जो उनके बीच की डिस्टेंस आती है वो 0.2 मीटर आती है। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने दो सिल्क थ्रेड, ये रिपल्सन दिखा रहा है, और रिपल्सन जब दिखा रहा है तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है भैया 0.2 मीटर का। याद रखिएगा कि मैं कर्व डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो काफी छोटा होगा। कर्व डिस्टेंस मतलब कि ये कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन मैं उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग भी करिएगा क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, वो तभी आप लोग लेंगे जब थोड़ा बड़ा मास का या बड़े मास के लिए होगा। यहाँ पे वेट पहले ही दिख रहा होगा 10⁻³ kg, इसका मतलब एक तरीके से ये पॉइंट चार्ज है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो कर्व डिस्टेंस बनेगा इसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। तो ये 0.2 स्ट्रेट डिस्टेंस में ले रहा हूँ इनके बीच का, जो कि 0.2 मीटर होगा। ठीक, यहाँ तक हम लोग का कॉन्सेप्ट भैया क्लियर हो गया। अब मैं पॉइंट का नाम दे देता हूँ। ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा सी। ठीक है, ये 0.2 मीटर का है इन दोनों बॉल्स के बीच की डिस्टेंस, और हमको पहले से पता है कि थ्रेड की डिस्टेंस कितनी है। थ्रेड की डिस्टेंस है 0.5 मीटर, तो इक्वल है थ्रेड की डिस्टेंस भी, तो इसकी भी डिस्टेंस हो जाएगी 0.5 मीटर। दोनों की डिस्टेंस हो गई 0.5 मीटर। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे साफ साफ अगर ट्रायंगल हम लोगों को दिख रहा है, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, अब इसमें न्यूटन्स जो हम लोग पढ़े थे 11th में, वो रूल फॉलो होता है कि चार्ज के साथ हमारा इसमें बैलेंस करेंगे। अब हम क्वांटिटीज को, कैसी क्वांटिटीज को देखना ध्यान से। ये पॉइंट मैं बी मान ले रहा हूँ और ये पॉइंट मैं डी मान ले रहा हूँ।
क्वांटिटीज को बैलेंस करना, यानी ये बॉल है, इसका वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, वेट का मतलब ही हो गया mg। उसी तरह इसका भी वेट हमारा नीचे की तरफ लगेगा। एकदम ध्यान से और गौर से बात सुनिएगा, ठीक है। अगर मैं ऊपर की तरफ बनाता हूं, ये जो कि हम लोग को बनाना पड़ता है, एक तरह से समझ लेंगे कि ये थ्रेड है, थ्रेड से बॉल को लटकाया गया है, तो टेंशन जो हमारा है वो थ्रेड के बैकवर्ड साइड लगेगा, ये टी। उसी तरह ये भी टेंशन हमारा टी लगेगा। दोनों टेंशन बराबर होंगे। बराबर किस लिए होंगे? क्योंकि चार्ज भी इसमें बराबर हुआ है, इक्वल चार्ज भी हुआ है और वेट भी इक्वल है, तो जाहिर सी बात है ये टी है तो ये भी टी होगा। अब अगर हम ये नॉर्मल रिएक्शन, ये जो नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, नॉर्मल और टेंशन के बीच की अगर हम एंगल थीटा लेते हैं तो ये भी हमारा एंगल थीटा होगा। उसी तरह इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। इसका मतलब जो टोटल एंगल है वो 2 थीटा होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिजॉल्व करेंगे। पता नहीं कितने न्यूमेरिकल लगाए हुए तुम लोग में। अब इस फोर्सेस को हम लोग रिजॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो रिजॉल्व करेंगे तो देखना आप लोग एकदम ध्यान से, कि इस साइड अगर रिजॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, थीटा के साइड रिजॉल्व कर रहा है। और इसी को अगर हम इस साइड रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक उसी तरह ये हो जाएगा हमारा टी कॉस थीटा, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है। इधर ध्यान दीजिएगा कि ये टी कॉस थीटा हमारा हो गया वर्टिकल कंपोनेंट और यहाँ पे हो गया टी साइन थीटा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी तरह अगर इस टेंशन को रिजॉल्व करेंगे, थ्रेड पे लगने वाले टेंशन को, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट इसका भी हो जाएगा टी कॉस थीटा। सारे फोर्सेस हो गए क्या? कोई भी ये नहीं कहेगा नहीं। अभी एक इंपॉर्टेंट फोर्सेस बचा गया है जो कि क्वेश्चन में खुद बोला। क्वेश्चन में बोला था कि इनके बीच रिपल्सन है। रिपल्सन है इसका मतलब इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, यानी दो चार्जेस के बीच लगने वाला वो जो कूलम्ब्स फोर्स था वो भी इसके साथ एक्ट कर रहा है। तो अगर हम कूलम्ब्स फोर्स की बात करेंगे तो रिपल्सन लग रहा है, यानी ये वाला चार्ज इसको ढकेल रहा है, यानी इसका फोर्स जो होगा वो मैं मान लेता हूं F1, ये हो गया। और इसका भी फोर्स मैं मान लेता हूं F1 नहीं मानते हैं, F मानते हैं। क्यों F मान रहे हैं? क्योंकि वेट भी इक्वल है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि फोर्स भी दोनों इक्वल ही होंगे। तो एक फोर्सेस हमारा इस साइड लगा रहा है और दूसरा फोर्स हमारा इस साइड लग रहा है। यहां तक हमको क्लियर हो गया चीज। आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहे तो इसको डायग्राम बना के इसको नोट कर सकते हैं। और अब हम करेंगे क्या, अब हम फोर्सेस को इक्वलाइज करेंगे जैसा कि किया जाता था पहले। अब हम फोर्सेस को इक्वलाइज करेंगे। फोर्सेस को इक्वलाइज करेंगे तो t cos थीटा इक्वल टू mg हो जाएगा। t cos थीटा इक्वल टू mg, तो ये हो जाएगा t cos थीटा इक्वल टू mg और f इक्वल टू हो जाएगा t sin थीटा। ये ऐसे लिख सकते हैं कि t sin थीटा इक्वल टू f। तो हमें चार्ज निकालना है, तो अब अगर हम F अपॉन mg करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा t sin थीटा अपॉन t cos थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा F बाई mg इक्वल टू, चूंकि t इक्वल होगा कट जाएगा, साइन बाई कॉस आई थिंक tan होता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा। mg को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा F इक्वल टू tan थीटा इनटू mg। F यानी कि फोर्स, और दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है वो मैं रख रहा हूं। तो F
इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 Q1 जो कि Q2 के बराबर है, इसलिए Q1 Q2 न रख के Q इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर। R क्या होता है? इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। इन चार्जेस Q और Q के बीच की डिस्टेंस क्या है? BC, यानी BC का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो यही BC कैलकुलेट करना। तो हमारा BC कैलकुलेट करना, और अगर हम डायग्राम में देखें तो BC हमारा है ये टोटल डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच का, और BC होगा कितना? BC होगा हमारा, BC इक्वल टू होगा हमारा 2BD। ठीक है, अब BD यहाँ पे अगर हम गौर से देखें, एकदम गौर से, तो BD जो होगा, सॉरी ये BD, तो BD जो होगा हमारा, BD होगा वो होगा 0.5 साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई होगी, ये हो गया 0.5 साइन थीटा, यानी कि BC कितना हो जाएगा? BC इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0.5 साइन थीटा। क्यों? क्योंकि BC जो होगा वो 2BD होगा, BD की वैल्यू कैलकुलेट की हो, BD की वैल्यू 0.5 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू 2 इंटू 0.5 साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा जो BC आ गया वो आ गया साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम आगे क्या शुरू करते हैं अपना कैलकुलेशन। तो आगे अगर हम कैलकुलेट करना है हमको, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है कि हम वैल्यू रखते हैं सारा। तो वैल्यू रखने के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, या मैं वहीं पे शुरू कर सकता हूँ। तो हमारा इक्वेशन आया था F इक्वल टू tan थीटा इंटू mg। F की वैल्यू क्या आई थी? 1/4πε0 Q अपॉन BC, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, याद रखना कि BC की वैल्यू आप लोग 0.2 रख सकते हो, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बताया क्योंकि ये आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे ऐसे ही न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मस्त तरीके से पूछा जाता है। इसलिए ये मत सोचना कि मैं क्यों इतना लंबा कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट BC की वैल्यू दी है, वो भी रख सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख लो क्योंकि बाद में काम आएगा। अगर एंगल के लफड़े में पूछेगा तो फिर यही कॉन्सेप्ट काम आएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ मैं, इस बात का गौर करना, ध्यान रखना। तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा इंटू mg। तो Q हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर, बाकी सारे डाटा को मैं वहाँ भेज दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू mg, ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर, और ये इंटू में होगा तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9। बस इसी को कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है कि आप लोग को थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब तीनों साइड की वैल्यू निकालनी होगी। तो तीनों साइड की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ये थीटा है और ये आपको हाइपोटेनस पता है और आपको परपेंडिकुलर पता है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी, इसकी वैल्यू 0.48 इसकी वैल्यू। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख रहा हूँ और आ जाएगा आप लोगों का, ये चीज मिटा दे रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, परपेंडिकुलर हिंदुस्तान हरा भरा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 0.1 tan थीटा की वैल्यू अपॉन 0.4 इंटू mg का पता है 10 के पावर -3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का भी पता है हम लोग 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
9 इंटू 10 के पावर 9। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ अपने कैलकुलेटर से। ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 0. आदत खराब हो गई वो तगड़ी वाली, कैलकुलेटर यूज करते करते आप लोग मत खराब करना। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0.25 इंटू 0.04, हो जाएगा 0.01 इंटू 10 के पावर -3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 के पावर 9। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 0.01 इंटू 10 के पावर -12, ये हो जाएगा 9। तो 0.01 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो जाएगा हमारा 1.11 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर -12, यानी कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1.11 इंटू 10 के पावर -15, और अंडर रूट निकालेंगे तो Q इक्वल टू आ जाएगा 0.03। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड का वैल्यू हो गया कूलम। ये 1.11 हो गया और Q की वैल्यू आ गई हमारी 0.03। तो इस तरीके से हम अपना जो है वो इस न्यूमेरिकल को, इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। कई टाइप इसी कॉन्सेप्ट पे कई तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और काफ़ी टाइम ले लिया ये न्यूमेरिकल। गुप्ता जी का ही दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ये आप लोग नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। एन इनफाइनाइट कई चार्जेस हैं और जिनका मैग्नीट्यूड है 4 माइक्रोकूलम, इसका मतलब 4 इंटू 10 के पावर -6 कूलम। An infinite number of charges each equal to 4 microcoulomb are placed along x-axis। ये x-axis पे रखे गए हैं at x equal to 1 meter, x equal to 2 meter, x equal to 8 meter, और इस तरीके से ये infinite number of charges हमारे रखे गए हैं। Find the total force on the charge of 1 coulomb placed at the origin। अब इसका कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान समझिए, ग्राफ बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। क्वेश्चन बोला है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, कई चार्जेस रखे गए हैं। पहली बात तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस रखे गए हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 4 माइक्रोकूलम। ठीक, प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस पे रखे गए हैं और x इक्वल टू 1, यानी ये 0 है तो यहीं पे कहीं 1 होगा, यानी पहला चार्जेज हमारा 4 माइक्रोकूलम का यहाँ रखा गया है। पहला चार्जेज हमारा 4 माइक्रोकूलम का यहाँ पे रखा गया है। दूसरा चार्जेज हमारा रखा गया है 2 मीटर पे, यानी यहाँ पे रखा गया है। तीसरा चार्जेज हमारा रखा गया है यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम का, ये रखा गया है 4 मीटर पे। तो इस तरीके से 8 तक दिया हुआ है 4 2, और अगला फिर हमारा रखा गया है 8 मीटर पे 4 माइक्रोकूलम का, और इस तरह से ये चार्जेज इनफाइनाइट डिस्टेंस तक बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज हैं जो कि 1 मीटर से रखना प्रारंभ, जो कि 1 मीटर से रखे गए हैं, और ओरिजिन पे एक चार्जेज है जो कि 1 कूलम का है। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, बता दो। ओरिजिन पे जो चार्ज रखा गया है वो है 1 कूलम का। तो ओरिजिन पे चार्ज 1 कूलम रखा गया है,
ओरिजिन के बाद सीधे 1 मीटर पे 4, 2 मीटर पे 4, 4 मीटर पे 4, 8 मीटर पे 4 इस तरह से रखा गया है। तुमको जो है वो टोटल फोर्स निकालना है। तो सिंपल है, टोटल फोर्स निकालने पे ये वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, सुपरपोजिशन वाला। याद करो कि कोई चार्जेस पे निकालना है, बाकी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से। तो अगर हम सुपरपोजिशन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको अगर आपको कुछ जानना है तो मेरे पिछले वाले वीडियो पे जाएं और उसको देख लें। मैं डायरेक्ट यहाँ बताऊंगा कि सुपरपोजिशन का फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तभी टोटल फोर्स निकलेगा। टोटल फोर्स ही निकालना है तो फोर्स इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद चूंकि सारे चार्जेस 4 कूलम के ही, 4 माइक्रो कूलम के ही हैं, इसलिए मैं चार्जेस को भी कॉमन से बाहर निकाल दे रहा हूँ। यानी Q1 और Q2 यहीं पे लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में 1 डिस्टेंस। तो पहली डिस्टेंस ओरिजिन से पहली डिस्टेंस क्या होगी, 1 मीटर की होगी, तो डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 दूसरी डिस्टेंस 2 पे रखी गई है यानी 2 का स्क्वायर, तीसरी डिस्टेंस 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और इस तरह से चलता जाएगा। अगर मैथ के बच्चे मैथ पढ़े हों, बायो के बच्चे मैथ नहीं पढ़े हों, तब भी दोनों लोगों को पता होगा कि ये एक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि बायो के बच्चे भी 10th तो पढ़े होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे। उसी तरह ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये जीपी है। और इस प्रोग्रेशन में हम लोग रेशियो लेते हैं। जैसे उस प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस लेते थे एपी में, तो एपी में कॉमन डिफरेंस लेते थे, इसमें जीपी में हम लोग कॉमन रेशियो लेंगे, क्योंकि रेशियो में यहाँ पे टर्म निकल रहा है। तो अब जो इनफाइनाइट जीपी निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ क्योंकि मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर फिर भी आप लोग को जानना होगा तो पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में, मैं जीपी अलग से निकालना बता दूंगा कैसे वो फॉर्मूला आया। तो जो इनफाइनाइट नंबर के लिए जीपी का फॉर्मूला दिया गया होता है, ध्यान से सुनना, इनफाइनाइट नंबर के लिए जो जीपी का फॉर्मूला दिया गया है वो ये है कि जीपी इक्वल टू, यानी सम ऑफ द इनफाइनाइट नंबर्स का अगर हम लोग को निकालना है तो जीपी इक्वल टू हो जाएगा a/1 माइनस r। ये हम लोगों को इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जीपी से मिला है, सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स। a हमारा जो होगा वो पहला टर्म है और r ही इसमें कॉमन रेशियो है। अब इसमें कॉमन रेशियो क्या है, इसमें कॉमन रेशियो है अगर हम गौर से देखेंगे तो 1/2 स्क्वायर। देखो 1/1 स्क्वायर में अगर हम इंटू करेंगे 1/2 स्क्वायर का प्लस करेंगे तो सेम क्वांटिटी आएगी, फिर इसमें 2 स्क्वायर का प्लस करेंगे 1/2 स्क्वायर का तो ये आएगा, फिर उसी तरह ये 8 आएगा, और इस तरह से ये चलता चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो इसमें जो कॉमन रेशियो यानी r है वो एक्चुअली है 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। ये हमारे इसमें कॉमन रेशियो है। अब हम अगर इसका सम निकालते हैं तो सम निकालने का तरीका मैं बताता हूँ, मतलब अब तो समझ में आ गया होगा। तो अगर हम सम निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा s इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, यानी s इक्वल टू a यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1/1 माइनस 4, 2 का स्क्वायर यानी 4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 by 4 ऊपर चला जाएगा तो s की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ये सम ऑफ द, ये टर्म का सम हमने निकाल लिया यहाँ पे कि s इक्वल टू 4/3। अब डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो डायरेक्ट जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो मैं इस यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ उसके आगे। तो ये हो जाएगा हमारा f इक्वल टू 1/4/9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू Q1 Q2 यानी 4 इंटू 10 के पावर -6, लेकिन दूसरा वाला चार्ज 1 कूलम में है तो उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 1। अब इसकी जगह हम लोग रखेंगे 4/3।
इंटू ये हो जाएगा 4/3। बस भैया कैलकुलेट करना है, आप लोग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। बहुत गर्मी पड़ रही है। धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल। अगले लेक्चर के लिए आप लोग वेट करिएगा। थैंक यू क्लास।